अतुल जी, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे धन्यवाद। इस शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित इस 6 दिवसीय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर एक लगातार चर्चा चल रही है। आज छठा दिन है। इस षष्ठम सत्र में देश भर से जुड़े हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के कार्यकर्ता, विभिन्न विद्वान, अपने अपने महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में प्रबंधन समिति के पदाधिकारीगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंतिम सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पक्ष पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच आज आदरणीय अतुल भाई कोठारी जी उपस्थित हैं। आप शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव हैं तथा शिक्षा बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय सह संयोजक का दायित्व आपके पास है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए अतुल भाई कोठारी जी ने बहुत अथक परिश्रम किया है। 2014 में जब वर्तमान सरकार आई थी, उससे पूर्व ही 3 वर्ष पूर्व नई शिक्षा नीति आयोग ऐसे गठन करके और दिल्ली में नारायण से कार्यालय बनाया और वहां देश भर के विद्वानों को आमंत्रित कर उस पर गहन चिंतन मंथन आपने प्रारंभ किया। सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा नीति लाना चाहते हैं, तो वो सभी जितना हमने कार्य किया था उसकी सभी संस्तुतियां हमने सरकार को दी। अतुल भाई कोठारी जी ने उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। अभी शिक्षा नीति 29 जुलाई को पूरे देश के समक्ष आ गई है। अब केवल एक औपचारिकता मंत्रिमंडल ने पास कर दी कि एक औपचारिकता उसकी आगामी सत्र में, लोकसभा सत्र में रहेगी, परंतु इसका क्रियान्वयन पक्ष क्या हो, इस सब के प्रति सबके मन में अलग अलग प्रश्न हैं। तो मैं आज चाहूंगा कि माननीय अतुल भाई कोठारी जी हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, देश के विद्वानों का इस संदर्भ में मार्गदर्शन करें। फिर जो सुधी श्रोताओं के प्रश्न होंगे वो आपसे प्रश्न लेंगे। माननीय अतुल भाई कोठारी जी। मित्र संजय जी और आज की इस व्याख्यानमाला में प्रतिभागिता कर रहे ऐसे सभी विद्वान आचार्य बंधुओं बहनों, प्रिय छात्र भाइयों बहनों और देश के सम्मानीय नागरिकगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये 6 दिवसीय जो व्याख्यानमाला का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो ज्ञान यज्ञ चला, उसमें आप सभी जैसे लाखों लोगों ने सहभागिता की। फाइनल अंतिम आंकड़े तो अभी हमारे पास आज कार्यक्रम पूरा होने के बाद आ जाएंगे, लेकिन रोज हजारों लोगों ने इसमें सहभागिता की। इसलिए सबका मिलाकर करें तो मुझे लगता है कि 1 लाख से भी अधिक लोग इसमें सहभागी हुए होंगे, ऐसा एक संभावना है आंकड़े की। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस एक 6 दिवसीय औपचारिक ज्ञान यज्ञ की तो पूर्णाहुति आज होगी, लेकिन ज्ञान यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। इसको तो हमने इस देश में लगातार आगे बढ़ाना है। इस दृष्टि से ये एक बहुत अच्छा अवसर हम सबको मिला है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे समक्ष आई तो इसकी चर्चा चिंतन देशव्यापी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ये अनुभव आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि मैं भी लगभग 10 से अधिक विश्वविद्यालयों में मेरे व्याख्यान हो गए, कुछ संस्थानों में मेरे व्याख्यान हो गए। और अच्छी बात यह है कि बहुत देश भर से डिमांड आ रही है, मैं सब जगह पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सही में एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है देश में। तो इस दृष्टि से ये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की आगे की बात है, इसकी यहीं से शुरुआत एक प्रकार से हो गई है कि देश भर में इस नीति पर व्यापक चर्चा चिंतन हो, लोग बड़े प्रमाण में सहभागिता कर रहे हैं और सभी प्रकार के लोग। मैं आपको बताऊं कि मेरा शुरुआत में जो कार्यक्रम हुए इसमें एक बड़ा कार्यक्रम छात्रों का हुआ था, जिसमें ऑनलाइन लगभग 20,000 छात्रों ने सहभागी की थी। और वो किस प्रकार के छात्र थे? सारे विद्यालय शिक्षा के स्कूल के छात्र थे। ऐसे 20,000 छात्रों ने सहभागिता की और मेरे व्याख्यान के बाद काफी प्रश्नोत्तर भी हुआ। तो विद्यार्थी से लेकर आचार्य, शिक्षक, शिक्षाविद, विभिन्न संस्थानों के प्रमुख
और समाज के भी प्रबुद्ध वर्ग सब इसमें अच्छी सहभागिता कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा का एक बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है, ऐसा मेरा अनुभव आ रहा है। तो इस दृष्टि से इस नीति का क्रियान्वयन भी काफी अच्छा होने की संभावना मुझे नजर आ रही है। लेकिन फिर भी ये जो क्रियान्वयन का पक्ष है वो और अधिक मजबूत हो, इस दृष्टि से कुछ आपके समक्ष में विचार रखूंगा। इसके पूर्व मुझे एक विचार रखना है कि ये जो 5 दिवस चिंतन चला और आज छठा दिवस अंतिम दिन है, तो विद्वान वक्ताओं ने अपनी अपनी बात अच्छी तरह से प्रस्तुत की है। आप सभी प्रतिभागियों ने प्रश्नोत्तर भी काफी अच्छा किया है, परंतु शिक्षा नीति बहुत व्यापक है, इसलिए सारा आयामों का हम समावेश नहीं कर पा रहे हैं। कई आयाम अधूरे छूट गए, कई आयाम बिल्कुल हम ज्यादा टच नहीं कर पाए, ये हुआ है। इसलिए पहला मेरा निवेदन क्रियान्वयन की दृष्टि से आप सभी को है कि इस नीति बहुत बड़ी नीति नहीं है, क्योंकि पहले जो 2 बार नीति का ड्राफ्ट हमारे सामने आया था, पहला ड्राफ्ट सुब्रमण्यम कमेटी ने हमारे सामने रखा था, उसके बाद दूसरा ड्राफ्ट है वो कस्तूररंगन कमेटी ने रखा था। तो कस्तूररंगन कमेटी का ड्राफ्ट की बात करें तो अंग्रेजी का ड्राफ्ट लगभग 450 से ज्यादा पेज थे और हिंदी का ड्राफ्ट तो लगभग 650 पेज का था। लेकिन अभी जो हमारे सामने ये प्रारूप आया है, ड्राफ्ट आया है, वो अंग्रेजी का ड्राफ्ट 66 पेज का है और हिंदी वाला ड्राफ्ट 102 यानी 102 का है। तो कोई बहुत बड़ा ड्राफ्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको 3-4 घंटे निकालेंगे तो बहुत अच्छी तरह पढ़ सकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप में से अनेक लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एक एक शब्द बराबर पढ़िए इसका, क्योंकि ये कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है, ये लंबे समय के लिए देश का भविष्य तय करने वाला एक दस्तावेज है। तो इसलिए हम सब ने शिक्षा से प्रत्यक्ष जुड़े हुए लोगों या परोक्ष रूप से जुड़े हुए लोग, मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा ऐसा विषय है जिससे हर परिवार जुड़ा हुआ है। कौन सा परिवार ऐसा जो शिक्षा से नहीं जुड़ा है? सब परिवार जुड़े हुए हैं, सबके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष हम सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा विषय ऐसा है कि जिससे अछूता कोई रह नहीं सकता, न रहना चाहिए। तो इस दृष्टि से हम नीति का ड्राफ्ट का एक एक शब्द ठीक से अध्ययन करने का प्रयास करें, उसको गहराई से समझने का प्रयास करें और उसमें कोई आपको बातें अधूरी लगती है, कोई बात आपको उचित नहीं लगती है, कोई बातों के बारे में आपके प्रश्न उठता है, तो उसको चिन्हित करना और उसको उठाना ये भी आपका अधिकार है लोकतंत्र। तो इसको अगर वो हमारे तक भी आप पहुंचाएंगे तो हम यथास्थान पहुंचाने का भी उसको प्रयास करेंगे। तो पहली बात ये है कि इसका अध्ययन हम अच्छी तरह चिंतन अध्ययन करें। दूसरी मेरी विनम्र प्रार्थना आपसे ये है कि शिक्षा जगत के जुड़े हुए अधिक लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं, स्वाभाविक भी है। तो हम अपने अपने संस्थान में जहां भी है वहां कम से कम घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की ऐसी एक परिचर्चा, संगोष्ठी, सेमिनार का आयोजन करें। आजकल ऑनलाइन सब चल रहा है, हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो जिससे आपकी तो सहभागिता इसमें हुई अच्छी तरह से, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए ऐसे सैकड़ों शिक्षक होंगे, आचार्य होंगे और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग होंगे, छात्र होंगे, इन सबको जोड़ने का प्रयास हम लोगों ने इसमें करना चाहिए। ये नीति सबकी बने, देश के जन जन की नीति ये बने, तो इस दिशा में इसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो और लोग इसको अच्छी तरह से समझ सके नीति को। जब समझेंगे तो उनकी सहभागिता भी नेचुरली हो जाएगी, स्वाभाविक है। तो इस दृष्टि से इस प्रकार की गोष्ठी, संगोष्ठी, सेमिनारों का आयोजन अपने अपने स्थान पर करें, चाहे आप विद्यालय में है, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में है या और कोई संस्थान में है। तो इसमें इस प्रकार के एक आयोजन का भी साथ साथ इसका प्रयास करें, ये दूसरी मेरा आपसे निवेदन है। तीसरा विषय यह है कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा लागू पड़ता है कि जो आपका विषय है इसमें से, मान लो कोई बीएड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो टीचर्स एजुकेशन जो इसमें सब्जेक्ट है, अध्यापक शिक्षा, वो उनका स्पेसिफिक विषय बन जाता है। तो उस पर हम और केंद्रित जरा करें,
कि हमारे लिए इसमें से क्या क्या क्रियान्वयन का पक्ष जुड़ता है, तो इसको हम अधिक समझने का प्रयास करें। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि एक चर्चा चिंतन देशव्यापी आगे बढ़ाने हैं तो ये सारी बातें होनी चाहिए। दूसरा पक्ष जो इसको सारी बातें जो नीति में कही गई है वो ठीक ढंग से उसी भाव से राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक, एक विद्यालय महाविद्यालय स्तर तक ठीक से क्रियान्वित हो, इसके लिए भी काफी प्रयास करने पड़ेंगे। पहली बात तो है कि कई बार ये आता है कि क्रियान्वयन तो सरकार को करना है, तो ये अर्ध सत्य है, सरकार को जरूर करना है। तो पहली बात आती है केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार को जैसे कई नए संस्थान गठित करने की बात कही है, कई नई रचना की बात कही गई है, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बदलाव की परिवर्तन की बात कही गई है, उस सबको क्रियान्वित करना, उसके लिए कमेटियां गठित करना, बाकी सारा काम वो केंद्र सरकार का है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार को भी हम सबने संभव है तो ईमेल पत्र लिखने चाहिए कि नीति का हम स्वागत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दो बातें हमको ठीक न लगे तो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इस नीति का क्रियान्वयन शीघ्रता से हो, ऐसी आपसे हमारी प्रार्थना है। माननीय प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन हुआ था शिक्षा नीति पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात को बहुत केंद्रित किया था, उसको बल दिया था, प्रेस किया था इस पर प्रधानमंत्री जी ने। तो प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह का विषय है, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री के आग्रह से नहीं होता है, लोकतंत्र में बहुत सारे तंत्र होते हैं। तो इस दृष्टि से इसकी प्राथमिकता बने तो ये केंद्र सरकार का एक काम है। इसी प्रकार शिक्षा है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में होने के कारण राज्यों का अधिकार अधिक है। जैसे विश्वविद्यालयों की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय तो देश में लगभग 40 विश्वविद्यालय है, लेकिन कुल मिलाकर देश में 1000 विश्वविद्यालय है। तो अधिक विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार संचालित है वो चाहे निजी हो सकते हैं चाहे सरकारी हो सकते हैं। तो विशेष अधिकार राज्य सरकारों का इसमें रहता है। तो हर राज्य के स्तर पर एक क्रियान्वयन की समिति बननी चाहिए, और कुछ राज्यों में चिंतन शुरू हो गया, ऐसा समाचार मेरे पास है। तो राज्य सरकार के स्तर पर एक समिति इसकी गठित हो, साथ साथ फिर राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को आदेशित करे, केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा, कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में, मेरा तो प्रार्थना है कि सरकार के आदेश की राह देखने की भी जरूरत नहीं। मैंने कहा मैं कई विश्वविद्यालय में जा रहा हूं, तो 3-4 विश्वविद्यालय ने मुझे बड़ा आश्वासन किया, मुझे फोन करके कार्यक्रम के बाद बताया कि भाई साहब हम अगले 15-20 दिन में आपको समिति गठित करके आपके समक्ष प्रेषित करेंगे। अभी मैं तो कोई अधिकारी नहीं हूं, न मैं मंत्री हूं, न मैं कोई सरकार में मेरा दायित्व है, लेकिन हाँ प्रेम का अधिकार है हमारा शिक्षा जगत के लोगों के साथ। तो इसलिए उन्होंने सामने से मुझे बताया। तो मैंने साथ साथ ये भी कहा कि क्रियान्वयन में जो भी करने की आवश्यकता, उसमें कोई सहयोग अपेक्षित हो तो हम तैयार है उसके लिए। तो हर विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन होना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर समिति के गठन होगा, उन्होंने तो उच्च शिक्षा का मुख्यत्व देखना है, तो उच्च शिक्षा पूरी नीति पर उन्होंने तो क्रियान्वयन नहीं करना है। ठीक है, अध्ययन तो सबने करना है पूरा, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई अलग अलग नहीं है पूरे। मैंने पहले दिन ही कहा था कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यानी समग्र, सर्वांगीण और एकात्म दृष्टि है इस नीति में पूरी। तो इसलिए सब विषय एक साथ जुड़े, इसलिए अध्ययन तो पूरा सबने करना चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन फिर अपने अपने स्तर पर जो बातें हैं हमारा संस्थान के अनुसार करनी होती है। तो विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की दृष्टि से क्रियान्वयन की बात आएगी, तो उन्होंने, वहां की समिति ने उनका अध्ययन करके, क्रियान्वयन की तैयारी करके, एक 8, 10, 12 पेज का जो भी एक ड्राफ्ट तैयार इसमें होता है क्रियान्वयन का, वो तैयार करके प्रत्येक महाविद्यालय को भेजना चाहिए। मैं आज ही गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मेरा व्याख्यान था, तो मेरे व्याख्यान के बाद वहां के माननीय कुलपति जी ने सबसे निवेदन किया कि अपने अपने महाविद्यालय में तुरंत संगोष्ठियों का आयोजन इसी प्रकार करें लोग, और इसमें जो भी आपको सहयोग की आवश्यकता हो तो विश्वविद्यालय आपको सहयोग करेगा, उसके बाद क्रियान्वयन पक्ष से शुरू होगा। तो इस प्रकार महाविद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन की बात भी हो। राज्य सरकार जो
समिति गठित करेंगे, उसके माध्यम से विद्यालय स्कूल लेवल की बात जो आएगी वो फिर हर जिले की एक समिति गठित की जाए। तो जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर की शिक्षा में किसी की भी वो सरकार तय करेगी, लेकिन जिला स्तर पर समिति बननी चाहिए और वो समिति इसका अध्ययन चिंतन करके उसकी एक रूपरेखा तैयार करके 5, 7, 10 पेज का एक प्रारूप तैयार करके हर विद्यालय को भेजे और विद्यालय स्तर पर फिर विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय के आचार्य यानी टीचर्स और प्रिंसिपल ये मिलकर हमारे विद्यालय में कौन सी बातें क्रियान्वित करने की इसमें आवश्यकता है, इस पर विचार करेंगे और ये सब बातें अच्छी सफलतापूर्वक करनी है तो क्रियान्वयन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है मैं और आप, क्योंकि आखिरी में तो ये सारी बातें व्यक्ति करने वाला है और विशेष करके आचार्य, शिक्षक, ये महत्वपूर्ण सबसे बात है। तो मुझे इसका क्रियान्वयन क्या करना है, यहां तक चिंतन आगे बढ़ना चाहिए। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तू है, ये प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। आप देखिए उसका परिणाम कैसा सुंदर हो सकता है। ये तो कहते हैं ना, हम सब जानते हैं, अनुभवी लोग हैं कि सामूहिकता में सुंदरता होती है। तो जितनी सामूहिकता, जितने लोगों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ेगा, चर्चा, चिंतन में, क्रियान्वयन में, जब उनकी सहभागिता बढ़ेगी, उनको सुना जाएगा, उनके मन में कई प्रश्न खड़े होंगे, कई क्वेश्चन क्वेरी होगा, कई कठिनाइयां होगी, तो उसका समाधान का भी प्रयास करना पड़ेगा, उसके उत्तर भी देने पड़ेंगे। तब फिर उनकी प्रतिबद्धता स्वाभाविक हो जाएगी, नहीं नहीं हमारा भी दायित्व है और ये हर मनुष्य का है। जब हमारी कोई सहभागिता करते हैं तो हमारा स्वाभाविक बनता है कि नहीं हम भी कुछ करेंगे। तो इस प्रकार का एक देश में बहुत अच्छा वातावरण बनाया जाए। एक देश भर में एक ये उत्सव है, एक प्रकार ये शिक्षा का उत्सव है, ये एक अवसर है मित्रों। 34 साल आफ्टर 34 ईयर्स ये हमको अवसर मिला है, तो इस अवसर को हम बहुत अच्छी तरह से मनाए और उसको अवसर को हम कैचअप कर ले, क्योंकि बाद में कब अवसर मिलेगा कहना कठिन है। तो इस प्रकार के एक क्रियान्वयन की पूरी रचना हम अपने अपने स्तर पर विचार करें, क्योंकि मैंने पहले दिन भी थोड़ा उल्लेख किया था कि पहले भी जो नीति आई थी वो भी अच्छी थी, नहीं अच्छी ऐसा नहीं। कई प्रकार के कमीशन, कमिटियां भी देश में बनी शिक्षा के लिए। कोठारी कमीशन बना, राधाकृष्णन कमीशन बना, मुदलियार कमीशन बना, उनकी अनुशंसाएं भी काफी अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्रियान्वयन नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो वो इतने अच्छे दस्तावेज लेकिन किताबों में रह गए बस। इस नीति का ये हाल नहीं होना चाहिए। ये सरकार का तो दायित्व है, लेकिन मेरा और आपका भी दायित्व है। और सरकार उसमें कुछ कमजोर दिखे तो सरकार के सामने प्रश्न उठाना, जागरूक करना, दबाव निर्माण करना, ये भी लोकतंत्र में हमारा दायित्व है। ये दोनों बात का विचार हमें करना है। तो एक लोकतंत्र में जो हमारी भूमिका होती है एक नागरिक की, उस भूमिका को हम अच्छी तरह से इसमें निर्वाह करेंगे तो मुझे लगता है कि इस नीति का अगर सही क्रियान्वयन होगा, नीति बहुत अच्छी है, सब प्रशंसा कर रहे हैं देशव्यापी, ठीक है, कुछ 2-4 लोगों ने कुछ टीका टिप्पणी भी की होगी, वो अधिकार है उनका, क्योंकि 100% 100% किसी की बात नहीं हो सकती। यानी हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री भी चाहे कि मैं चाहता हूं ऐसी 100% पॉलिसी बने, संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है, तो सबकी बातों को ध्यान रखना है। तो इस दृष्टि से 100% हमको अच्छी लगे ऐसी बातें कभी नहीं हो सकती, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टि चाहिए कि 70%, 70%, 80%, 60% उनको अनुकूल बात है कि नहीं। मैं समझता हूं इससे कम कोई नहीं कह सकता इस नीति के बारे में, ना किसी ने कहा है अभी तक, विरोध पक्षों ने भी नहीं कहा। तो इसलिए ये बहुत अनुकूल नीति हम सबको है। तो उसमें कोई 2-4 बातें हमको पसंद न हो, उसको एक तरफ रख दे,
लेकिन बाकी सारी बातें तो हम करने का प्रयास करें। इस प्रकार का एक क्रियान्वयन पक्ष तो अच्छी तरह से हम कर पाए इस नीति का, और मेरा विश्वास है कि इस बार देश में बहुत अच्छा वातावरण है। मैं जहां जहां भी गया और इस 5 दिन से इस अपने ज्ञान यज्ञ में भी रोज में सुन रहा हूं, इतने बड़ी मात्रा में प्रश्न आ रहे हैं, क्वेश्चन क्वेरी आ रहे हैं कि मैंने भी इतनी अपेक्षा नहीं की। तो ये बहुत आनंद की बात है कि लोगों को उत्साह है, लोगों को जागरूकता है, लोग अध्ययन कर रहे हैं, लोग चिंता कर रहे हैं शिक्षा की। एक बहुत सकारात्मक माहौल है। और मैंने जैसे कहा कि कुछ विश्वविद्यालय ने मुझे कमिटमेंट किया कि हम 15 दिन में इसका काम शुरू कर देंगे। तो ये एक वातावरण बहुत अच्छा है, देश का माहौल बहुत अच्छा है। तो इसलिए इस नीति का क्रियान्वयन जरूर अच्छी तरह से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मनुष्य में अच्छाइयां पड़ी है, हर मनुष्य कुछ अच्छा करना चाहता है, बस आवश्यकता होती है उनकी सहभागिता की, आवश्यकता होती है उस प्रकार के वातावरण निर्माण करने की। तो हम उन सबकी सहभागिता करेंगे, ऐसा एक वातावरण देश में निर्माण करेंगे कि सभी का स्वागत है। कोई दो नेगेटिव टिप्पणी करे तो उनका भी स्वागत है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार का एक माहौल देश में बन रहा है, तो इसका सही रूप में अच्छा क्रियान्वयन होगा। और अगर ठीक क्रियान्वयन होगा इस नीति का, तो इस नीति में इतनी ताकत है कि जिसको शिक्षा शक्ति उत्थान न्यास का जो ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा, तो ये नीति जो ऐसी बनी है, तो ऐसी शिक्षा इस नीति के द्वारा हम प्रस्तावित देश में कर सकते हैं कि जिसके कारण जैसा हमको देश चाहिए, भारत राष्ट्र समृद्ध, शक्ति संपन्न और विश्व गुरु भारत फिर से हमने बनाना है, तो उसका आधार शिक्षा ही हो सकता है। और इस नीति इस प्रकार की आई है, तो जिसके क्रियान्वयन पक्ष पर और एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए जितना हम अधिक सक्रियता से योगदान देंगे, उतना श्रेष्ठ परिणाम हमको प्राप्त होगा। ऐसा विश्वास रखकर इस नीति पर देशव्यापी हम बहस को आगे बढ़ाए, क्रियान्वयन को आगे बढ़ाए, ऐसी विनम्र प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अतुल जी, आपने बहुत विस्तार से सारी बातें कही हैं। और जैसा आपने कहा है कि जिस प्रकार से इस शिक्षा नीति के 34 बिंदुओं पर एक विश्व रिकॉर्ड बना है कि 2 लाख के आसपास लोगों के सुझाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समिति को मिले थे, इसी प्रकार से इसके क्रियान्वयन पक्ष पर भी लाखों लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं, प्रश्न भी आ रहे हैं, और ये सकारात्मक है। मन में उत्साह जिस प्रकार से होता है, उस प्रकार से उनके मन में प्रश्न लगातार आ रहे हैं। हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो आज से 5 साल पूर्व सेवानिवृत्त हो गए, परंतु हमें फोन करके कह रहे हैं कि हमको नई शिक्षा नीति की मेल भेजो, हम गांव में देख नहीं पाते, कैसे देखेंगे। तो बड़ा उत्साह लोगों में है और लगातार प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। मैं कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आपने वैसे उत्तर भी दिए हैं, पर फिर भी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। संतोष आनंद जी ने एक शंका जाहिर की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या समूचे देश में सामाजिक परिवर्तन व उत्थान की वाहक बन पाएगी? ऐसा वैसे शक उनके मन का आपने समाधान भी किया है, फिर भी 2 शब्द आप इनके शंका निवारण के लिए कहिए। नहीं, ये प्रश्न उचित और अच्छा प्रश्न है। मैंने पहले दिन कहा था कि ये नीति में एक समग्रता की दृष्टि है। तो इस नीति में समाज के सभी वर्ग के उत्थान के, समाज के सभी वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान की बात कही गई। जैसे समावेशी शिक्षा जिसको हम कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, दिव्यांग और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रह गए लोग, इन सबके बारे में इसमें विचार किया गया है। तो इसलिए शिक्षा जब सभी वर्ग का ठीक से विचार होगा तो वो सामाजिक परिवर्तन का जरूर माध्यम बन सकता है, क्योंकि समाज का परिवर्तन किसी एक वर्ग का परिवर्तन से नहीं होता है। समाज के सभी वर्गों का उत्थान की बात होगी तभी हो सकता है। तो इस नीति में इसका समावेश है। जी जी, एक विजय गोस्वामी हैं, विद्यालय भी चलाते हैं, प्रबंधक हैं। उन्होंने ये पूछा है कि शिक्षा नीति के प्रावधानों से विद्यालयों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, आय के स्रोतों पर शिक्षा नीति का क्या मत है?
कि विद्यालयों की नहीं, आय या इन नए। जी, ऐसा है कि इसमें विद्या, हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? उनके मन में ये भाव अजय था जी, कि आपकी बात अधूरी रह गई विद्यालयों पर क्या? एक, हाँ, शिक्षा नीति के इन नए प्रावधानों से विद्यालयों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, तो इसलिए आय के स्रोतों के बारे में शिक्षा नीति पर कुछ कहा गया है क्या? ऐसा है कि बहुत ज्यादा दबाव नहीं बढ़ेगा। मूल बात है कि अच्छी योजना की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं कि जिसमें जो चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास और उसके कई आयामों के दृष्टिकोण से इसमें सारी बातें नीति में कही गई हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है अभी, हमारे ये 150 पौने 2 साल की 150 ईयर से जो पॉलिसी है हमारी, इसमें सारी बातों को टुकड़ों टुकड़ों में विचार किया जाता है, पार्टली। तो इसके कारण जब पार्टली सोचते हैं तो विजय जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक आती है। जैसे उदाहरण करके, अभी पर्यावरण अलग विषय पढ़ाओ तो उसका अलग शिक्षक चाहिए, नैतिक मूल्यों की शिक्षा अलग विषय पढ़ाओ तो उसकी पुस्तकें चाहिए, उसके शिक्षक चाहिए, फिजिकल एजुकेशन योग शिक्षा अलग से पढ़ाओ तो उसके शिक्षक चाहिए, स्किल डेवलपमेंट अलग से पढ़ाओ तो उसके शिक्षक चाहिए। तो ऐसा विचार करते हैं तो सही में बोझ पड़ता है, ये बात विजय जी से मैं सहमत हूँ। लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों में विचार है। जैसे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने व्यक्तित्व के समग्र विकास और चरित्र निर्माण का जो पाठ्यक्रम तैयार किया है विद्यार्थियों के लिए, तो वो पाठ्यक्रम में ये सारी बातों का समावेश है। मैंने जो 5-6 उदाहरण दिया, इससे भी कई अधिक बातों का उसमें समावेश है, और सभी बातें हो जा रही है उसमें। जहां जहां गंभीरता से प्रयोग हुआ तो सभी बातें ठीक ढंग से हो रही है। तो ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच की कमी के कारण ये समस्या आ रही है। हर पाठ्यक्रम में पर्यावरण होना चाहिए, हर पुस्तक में मूल्यों की बात होनी चाहिए। तो जब तक ये समग्रता की दृष्टि का विकास नहीं होगा तो फिर ये बोझ बनेगी, सही बात है। लेकिन इस नीति का भी मूल केंद्र बिंदु यही है, मैंने शुरू में भी कहा, ये समग्रता की सर्वांगीण और एकात्म दृष्टि इसमें है। तो इस दृष्टि से हमने विद्यालयों में योजना बनानी पड़ेगी। अगर इस प्रकार योजना बनेगी तो बहुत ज्यादा खर्चा मुझे लगता है नहीं पड़ेगा इसमें। जी, बहुत अच्छा। एक शंका वाला प्रश्न है वैसे, केंद्र सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति तो नई शिक्षा नीति में दिख रही है, क्या सभी राज्य स्तर पर इतनी ही इच्छा शक्ति देखने को मिलेगी, अर्थात राज्य भी इसमें इतनी अपनी इच्छा शक्ति दिखाएंगे क्या? ऐसा है कि अभी जो देश में वातावरण है उससे तो काफी पॉजिटिव सकारात्मक बातें लग रही है। और मैं जो बात करूं तो मेरा लगभग 5-6 राज्यों के विश्वविद्यालयों में मेरे व्याख्यान हो गए। मेरा हरियाणा में हो गया, मेरा गुजरात में हो गया, मेरा मध्य प्रदेश में हो गया, मेरा उत्तर प्रदेश में हो गया, ऐसे छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। तो ऐसे सभी राज्यों में इसका काम शुरू हो गया है मेरे दृष्टि से। मैंने जैसे कहा कि एक वातावरण अगर बनाएंगे तो सरकारें तो है ना, वातावरण के आधार पर चलती है। जैसा वातावरण बने ऐसी सरकार चलती है। तो हम वातावरण अगर देश में अच्छा बनाएंगे तो हर राज्य सरकार या केंद्र सरकार, मैंने भी कहा कि कई बार सरकारों की प्राथमिकता बदल जाती है। अभी आज तो शिक्षा नीति आई और चर्चा देश में है तो प्राथमिकता में है, कल मान लो कोई पाकिस्तान के सामने कुछ हो गया या चीन के साथ कुछ हो गया तो प्राथमिकता सरकार की बदलती है, लेकिन हमारी प्राथमिकता नहीं बदलनी चाहिए। तो ये वातावरण निर्माण करना, आवश्यकता पड़ने पर ऐसा लगे जिस राज्य में वहां दबाव भी निर्माण करना, तो फिर सरकारें उस रास्ते पर चलती है। तो ये भी थोड़ा हमने अपने एजेंडे में बात रखनी पड़ेगी। जी, बीकानेर से चंद्रशेखर कछवा जी का और एक अन्य बंधु का एक प्रश्न आया है। उन्होंने कहा कि भाषा को सिर्फ विद्यालय तक या अध्यापक तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आजकल माता पिता स्वयं आंग्ल भाषा को महत्व देते हैं, अर्थात वो भी चाहते हैं हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ें। ऐसे में उनको उनकी स्थानीय भाषा, मातृ भाषा में कैसे प्रेरित किया जाएगा? देखिए,
भाषा का जो प्रश्न है बहुत समग्रता से इसमें लिया गया है। उच्च शिक्षा के स्तर पर भी द्विभाषा की बात की है। मातृभाषा में अथवा द्विभाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध होना चाहिए, ये बात इस नीति में कही गई है। तो इससे थोड़ा पेरेंट्स को एक अच्छा लगेगा कि भाई अभी क्या शुरुआत में वहां से हुई कि भाई उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन अगर इंग्लिश मीडियम में तो हम बच्चे को पहले अपनी भाषा में पढ़ा कर फिर परेशानी होगी, ऐसा एक सोच बनी। सोच गलत है, वो ठीक नहीं, लेकिन वो बनी। लेकिन इसमें भी ऊपर से बदलाव की बात कही गई, नंबर एक बात। और दूसरी बात है कि जो अभिभावकों को, समाज को इस दिशा में सही दिशा देने का काम, जागरूक करने का काम, ये हम सबका सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोगों का काम है। सब कुछ सरकार नहीं करेगी। सरकार नीति देगी, सरकार संसाधन देगी, सरकार इसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करके पाठ्यक्रम वगैरह वगैरह देगी, लेकिन सरकार घर घर जाकर लोगों को समझा नहीं सकती। वो काम हमारा है। इसलिए मैंने कहा कि हम व्यापक चर्चा चिंतन देश में आगे बढ़ाए तो लोग समझेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले दिल्ली के अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल के 437 इतने प्रिंसिपालों का कार्यक्रम हुआ, उसमें मैंने बोला, और इसमें सारी भाषा की मैंने बात अधिक स्पष्टता से की, तो उनको भी बात समझ में आई। उन्होंने भी कहा नहीं, आपकी बात से हम सहमत है। उनका तो धंधा है, एक प्रकार से ये व्यवसाय है, जी तो वो भी समझने लगे तो लोग समझेंगे। एक भाई जी राकेश परमार जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया, एक प्रश्न और मेरे मन में भी है। क्या इस शिक्षा नीति से रोजगार परक शिक्षा प्राप्त होगी? अर्थात जो पिछला 1986 की शिक्षा नीति थी, उसमें शिक्षा को वोकेशनल एजुकेशन जोड़ा गया था। विद्यालयों में कई प्रकार के कोर्स प्रारंभ किए गए थे। 11वीं क्लास से वोकेशनल एजुकेशन थी, परंतु उनका संबंध कॉलेजों से नहीं जोड़ा गया। तो जो विद्यार्थी ऑफिस मैनेजमेंट, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड ये कोर्स करते थे, उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। तो राकेश परमार जी भी पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा नीति से रोजगार पर शिक्षा प्राप्त होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है और अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आशंका भी उनकी सही है। ये भारत में पहले भी प्रयास हुआ है, 1986 की पॉलिसी में भी ये बात थी। और हम भी जब विद्यालय में पढ़ते थे तब हम चॉपस्टिक बनाना, मोमबत्ती बनाना ये सिखाते थे। लेकिन क्या था, एक आइसोलेशन में था वो काम। हमारे यहाँ क्या इस नीति में ये भी बात आई कि करिकुलम, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर, ये 3 स्तर हमारे यहाँ। तो करिकुलम तो ठीक है, लेकिन को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर का कोई वेटेज नहीं था, वो द्वितीय दर्जे का स्थान था। तो वोकेशनल एजुकेशन का वही हाल रहा, तो उसी में गिना जाता था। इसलिए कोई बच्चे भी उसको तुलने, क्योंकि उनके मार्क्स नहीं मिलते थे, उनकी डिग्री में कोई महत्व नहीं था, और द्वितीय दर्जे में कौन जाना चाहेगा। तो अभी इस नीति में कि सारा को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर सब हटाकर सबको एक स्तर पर लाया गया कि 9 to 12 जो बच्चे को साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम भी नहीं रहेगा, तो उसमें बच्चे साइंस के साथ संगीत भी रख सकता है, बच्चे इकोनॉमिक्स के साथ योग भी पढ़ सकता है, बच्चे साइकोलॉजी के साथ फिजिकल एजुकेशन भी ले सकता है। तो सबका समान महत्व रहेगा उनके मार्कशीट में, प्रतिशत में, सब दर्ज। तो एक तो ये बात है, इसलिए समान स्तर पर आने से काफी फर्क पड़ जाएगा, नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है कि 6ठी क्लास से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज की और अप्रेंटिसशिप की बात जोड़ी गई है साथ, और हायर लेवल तक ये बातें जोड़ी गई है। इसलिए बच्चों को एक एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज मिले। जो महात्मा गांधी जी ने कहा था ना, हैंड एंड हार्ट, हैंड, हेड एंड हार्ट, वो तीनों को समन्वय करने की बात इस नीति में कही कि बच्चे हाथ से काम करना सीखे, अनुभव से बच्चे सीखे, तभी वो सफल होंगे जीवन में। तो इस दृष्टि से ये सारा प्रावधान रखने के कारण और 2025 तक 50% बच्चे, 50% वो व्यवसायिक वोकेशनल स्ट्रीम में जाए, ऐसा टारगेट बनाया गया। और वोकेशनल स्ट्रीम को आज की फॉर्मल एजुकेशन जो स्ट्रीम है वर्तमान में, उसी के बराबर स्थान दिया जाएगा।
तो ये सारे प्रावधान जो भूतकाल की जो कमियां है हमारी, इसको ध्यान में रखकर इसका सारा प्रावधान इसमें किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि उसका समाधान इसमें मिलने की संभावना है। जी जी भाई जी, आप तो अपने व्याख्यान में कई बार उदाहरण भी देते हैं कि आज की जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों को कैसा बनाती है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से विद्यार्थी ने बीटेक की है और 1 घंटा सड़क पर टायर बदलने के लिए खड़ा रहता है। तो इसलिए इस शिक्षा नीति में बातें कही गई हैं कि व्यक्ति को लोहार का काम, घर में ट्यूबलाइट बदलने का काम, बिजली का बदलने का काम, ये छोटे छोटे काम तो घर में हर एक को आने ही चाहिए। तो बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। एक हमारे विद्वान सुन रहे हैं प्रमोद पेटकर जी, उन्होंने एक प्रश्न और शंका पूछी है कि कृपया जनजाति शिक्षा के संदर्भ में जिन बातों का उल्लेख इस शिक्षा नीति में हुआ है उनकी कुछ जानकारी आप दें। जनजाति शिक्षा के बारे में इस शिक्षा नीति में क्या कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है और आपके मन में प्रश्न है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कुछ उसके प्रावधान है एक बार संक्षिप्त में आपको पढ़कर सुना देता हूं कि जिसको समावेशी शिक्षा से सिर्फ जनजाति की बात नहीं है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जिसको कहते हैं वो, विकलांग, दिव्यांग और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, सबका समावेश इसमें। पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु विद्यालयों के निर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकताओं को कम प्रतिबद्ध बनाने का प्रस्ताव। यानी जो बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ी क्षेत्र है, वहां अगर विद्यालय स्कूल स्थापित करने की किसी प्रयास होता है तो जो स्कूल स्थापित करने के मानक होंगे देश भर के लिए उसमें रियायत दी जाएगी। ये पहली बात कही है। दूसरी बात यह कि छात्राओं को भी इसमें सम्मिलित कर रहा हूं मैं कि छात्राओं के लिए पहली बार भारत में जेंडर समावेशी कोष, जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा। इसकी बात भी इसमें साथ साथ कही गई है। दूसरी बात यह गई कि जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है वहां शिक्षा का एक विशेष शिक्षा क्षेत्र, यानी जिसको आज अंग्रेजी में एसईजेड कहते हैं, वो बनाने की बात भी पहली बार हमारे नीति में आई है। दूसरा है कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के विकास के लिए इनकी स्कॉलरशिप को बढ़ाने की बात भी साथ साथ की गई है और पाठ्यक्रमों को, सिलेबस को भी अधिक समावेशी बनाया जाएगा, ये बात भी साथ साथ इसमें की गई है। और विशेष क्षेत्रों में एक अच्छी गुणवत्ता वाले, क्वालिटी एजुकेशन वाले संस्थान स्थापित किया जाए, ये बात भी की है। जैसे हम लोग न्यास में कुछ वर्षों से हम यही बात करते आ रहे हैं कि भाई आईआईटी है, आईआईएम है, मेडिकल कॉलेज है, वो आप कहीं भी स्थापित करेगा, दुनिया भर से लोग वहां पढ़ाई के लिए जाएंगे। तो वो जनजाति क्षेत्र, पिछड़े वर्ग के क्षेत्र है, वहां क्यों स्थापित नहीं हो सकता है? तो वहां के बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, वहां का क्षेत्र भी विकसित हो जाएगा। तो ये बात भी इसमें कही गई है इस बात पे। दूसरा, कई बार गांव से, जनजाति क्षेत्र से बच्चे आते हैं और शहर में कॉलेज में जब प्रवेश लेते हैं या कोई भी किसी भी स्तर पर प्रवेश लेते हैं तो उनका और शहर के बच्चों का स्तर में थोड़ा अंतर रहता है, स्वाभाविक है। तो उसके लिए स्पेशल ब्रिज कोर्स बनाया जाएगा कि उनको बराबरी बाकी छात्रों के साथ खड़े हो जाए, इसके लिए उनके लिए अलग से ब्रिज कोर्स करके भी पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी और उनको अकादमिक सहायता के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार के कई प्रकार के प्रावधान इस वर्ग के लिए भी इसमें किए गए। धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ डॉक्टर अनूप सिंह जी कानपुर से जुड़े हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि जैसा शिक्षा नीति में कहा है कि 100 विश्वविद्यालयों को, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने की अनुमति दी जा रही है, तो क्या भारतीय विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ प्रतियोगिता कर पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है और उससे क्या बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं सुंदर प्रश्न इसलिए कह रहा हूँ इसको कि कुछ वर्षों पहले मेरे मन में भी बड़ा प्रश्न था और मैंने भी इस प्रश्न को खूब उठाया था। तो ये प्रश्न मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन अनुभव से मुझे कुछ वर्षों में ध्यान में आया कि ये हमारी कमजोरी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा बहुत, क्योंकि जब
बैंकिंग के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, यानी इंश्योरेंस के क्षेत्र में जब विदेशी कंपनियां आने की बात हुई थी तब भी मुझे डर लगा था, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन वो डर गलत मेरा साबित हुआ कि आज भी देश में इंश्योरेंस की कई विदेशी कंपनी आई, विदेशी बैंक नहीं आई, लेकिन हमारी सरकारी बैंक है और सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, उनको जितना महत्व मिल रहा है, उनकी जितनी विश्वसनीयता लोगों के मन में है, उतनी विश्वसनीयता उनकी नहीं हो पाई किसी की आज भी। तो इसलिए ये एक अवसर हम समझे कि विदेशी विश्वविद्यालय मान लो कि क्वालिटी में, गुणवत्ता में हमारे विश्वविद्यालय से थोड़ा अच्छे होंगे, क्योंकि पहले 100 विश्वविद्यालयों की बात की इसलिए हो गए। तो एक तो हमारे बच्चों को उनका लाभ मिलेगा, दूसरा हमारे विश्वविद्यालयों को भी इनकी प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में टिकना है, तो उनको भी अपना स्तर उस प्रकार का करना पड़ेगा। तो एक प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा होगी तो स्तर भी बढ़ेगा साथ साथ। तो ये दोनों बातें होने की संभावना अधिक है। और मैं आपको विश्वास से कहूं कि भारत के आचार्य, यानी जो जिसको हम शिक्षक, प्रोफेसर कहते हैं, और छात्र, इसकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। आज अमेरिका में जाकर भारत के छात्र अमेरिका के छात्र को पीछे छोड़ रहे हैं। आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, एमडी भारतीय छात्र है। तो अमेरिका ने ऐसा नहीं सोचा, तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं? और हमारी इतनी प्रतिभाएं हैं, उनको अवसर मिलेगा, तो मुझे लगता है इसका प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अपने को लाभ ही होगा। जी जी भाई जी। एडवोकेट शंकर कुमार झा जानना चाह रहे हैं कि शिक्षकों की बड़ी कमी है सभी संस्थानों में, तो इसके संबंध में क्या योजना सरकार ने बनाई है? साथ ही एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है अरुण कुमार सिंह जी का भी, कि बीएड के जो हमारे इस समय लाखों विद्यार्थी बीएड कोर्स करके प्रशिक्षित होकर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके संदर्भ में क्या है? साथ ही एक प्रश्न हो रहा है कि अभी शिक्षा नीति में कहा गया है कि पाठ्यक्रम एवं पेडागोलॉजी, इन दोनों के संदर्भ में शिक्षकों को स्वायत्तता दी गई है, परंतु पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में शिक्षक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे या संस्थान ही निर्णय लेंगे? जैसे अभी आजकल तो विद्यालय शिक्षा में एनसीईआरटी निर्णय लेती है, कॉलेजों के लिए स्वायत्त कहा गया है, विश्वविद्यालयों के लिए। इस संबंध में आपका क्या मत है? नहीं, पेडागोजी लेवल पर तो शिक्षक को पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पाठ्यक्रम कुछ इसमें कई कम्युनिकेशन गैप मुझे भी लग रहा है कि हर शिक्षक पाठ्यक्रम नहीं बना सकता, ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंग्रेजी से हिंदीकरण में कुछ कमी रहेगी, उसका ये परिचायक है। इसलिए पाठ्यक्रम ये संभव नहीं है। पेडागोजी लेवल पर, यानी पढ़ाने की पद्धतियां, पढ़ाने में नए नए प्रकार लाना, नए नए प्रयोग करना, ये शिक्षक को स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन पाठ्यक्रम की बात बहुत मुझे गले नहीं उतर रही है, और वो होगी भी नहीं, मेरा मानना है। कहीं ना कहीं वो लिखने में कुछ गड़बड़ होगी या कुछ अनुवाद में कुछ गड़बड़ होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। दूसरी बात जो कही आपने, क्या 3 प्रश्न आपने कहा है कि हाँ, अरुण कुमार सिंह और शंकर कुमार झा पूछ रहे थे कि इस समय लाखों विद्यार्थी, अर्थात प्रशिक्षित विद्यार्थी बीएड करके बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार कोई ऐसी तकनीकी विकसित करेगी कि उनका तकनीकी विकास पे उनको रोजगार भी मिल जाए? ऐसा है कि मूल बात क्या है कि जो बच्चे अभी जो हो गया उसको कोई वापस नहीं ला सकता है। जी जी। क्योंकि इस नीति में प्रत्यक्ष आ गया है कि जो कई प्रकार के निजी बीएड कॉलेजेस है, प्राइवेट, वो सिर्फ नाम के कॉलेज है और डिग्रियां बांट रहे हैं, तो उनको 2 बार मोहलत दी जाएगी, और 2 बार मोहलत के बाद ये सुधार नहीं किया तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये एक बात कही गई है। तो जो क्वालिटी एजुकेशन वाले वो भी वही रहेंगे। दूसरी बात इस नीति में कही गई है बीएड के लिए कि इस प्रकार के जो कॉलेज चल रहे हैं, आज वहां पहले 1 साल का था, अभी 2 साल का बीएड का पाठ्यक्रम है, तो इसके बदले क्रमबद्ध रूप से 4 साल का बीएड का पाठ्यक्रम आ जाएगा। तो जो 12th पास करने के बाद वास्तव में जिसको शिक्षक बनना है, वही छात्र बीएड में जाएंगे।
तो इसलिए काफी कंट्रोल हो जाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसमें हो जाएगी। हाँ, विश्वविद्यालय स्तर पर 1 साल 2 साल के कोर्सेज चलेंगे कि कोई छात्र ने बीए कर लिया और फिर एमए कर लिया और उनकी बीएड करने की इच्छा है, वो 4 साल का करना संभव नहीं है उनके लिए, तो विश्वविद्यालय केंद्र पर ये 1 साल 2 साल की व्यवस्था रहेगी। तो ये जो आज की कमियां है उसको ठीक गुणवत्तापूर्ण बीएड की शिक्षा करने के लिए ये एक विचार किया गया है। लाखों विद्यार्थी अभी जो बेरोजगार है तो वो उसका कारण है कि उसका वो स्तर नहीं है, ये भी एक कारण है। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी है, इस नीति में भी इसका बराबर उल्लेख अभी नहीं आया है, इसलिए हम इसको फिर से मैं चिन्हित कर रहा हूँ कि एक मैन पावर सर्वे होना चाहिए देश में, मानव शक्ति सर्वे, कि हमारे देश में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, उसके अनुसार शैक्षिक संस्थानों की संरचना होनी चाहिए। और अंतिम एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि केंद्र सरकार पिछले 5 साल से आग्रह कर रही है कि भाई जहां जहां शिक्षकों की कमी है उसकी तुरंत पूर्ति की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वित्तीय व्यवस्था की समस्या के कारण राज्य सरकार उसको कर नहीं पा रही है। इसलिए अच्छे बीएड करने वाले, एमएड करने वाले बच्चे भी, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है, ऐसे भी बड़ी मात्रा में छात्र है, लेकिन उसकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही। तो सरकार ने इसमें 2 बात कही है, उन्हें यह दोहराया है कि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्रता से सब जगह की जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये बात की कि एडोप की जो सिस्टम है आज, वो क्रमबद्ध रूप से 2030 तक उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, कि एडोप शिक्षक नहीं होना चाहिए, पूर्णकालिक शिक्षक ही होना चाहिए। तो ये सारी बातें बीएड शिक्षा के लिए इसमें की गई है, और भी कई बातें, लेकिन इससे अधिक विस्तार पे भी नहीं जाऊंगा। जी भाई जी, आपने कई प्रश्न, हमारे श्रोता जो प्रश्न भेज रहे हैं उनका समाधान अभी किया है कि एडोप वाले शिक्षकों क्या होगा। डॉक्टर कौशल पूछ रहे थे तो आपने इसका समाधान किया है। हमारे आज की चर्चा में हमारे साथ अनेक विद्वान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज मित्तल जी हैं, श्री प्रमोद पेटकर जी हैं, जगबीर सिंह जी हैं, डॉक्टर रवि टेकचंदानी जी हैं, प्रकाश बरकुनिया जी हैं। ऐसे विद्वान जुड़े हुए हैं। एक विषय पर मैं भी चाहूंगा कि हमारी कई बार चर्चा हुई थी कि जिस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इसी प्रकार से शायद शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने ये मांग की थी कि इसी प्रकार से भारतीय शिक्षा सेवा का गठन भी हो। तो अभी शायद इस शिक्षा नीति में शायद ऐसा उल्लेख शायद हुआ नहीं है। इस पर आपका क्या मत है? नहीं, उसको थोड़ा मैं सुधार करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जैसे प्रकार की आईएएस आईपीएस व्यवस्था है, उसी प्रकार एक प्रशासनिक व्यवस्था बनेगी तो फिर उसमें उसी ब्यूरोक्रेट आएंगे फिर से। तो ये आज की हमारी शिक्षा है, उनको ब्यूरोक्रेसी से मुक्त करनी चाहिए क्रमबद्ध रूप से। तो जैसे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इसमें शिक्षा के विभाग के डायरेक्टर होते हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। तो शिक्षा के अधिकारी के रूप में शिक्षाविद, शिक्षा क्षेत्र के लोगों की नियुक्ति क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़े। कोई मान लो कि कुलपति है, एक वाइस चांसलर है, वो जॉइंट सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकते? दूसरे कुछ मंत्रालय में कुछ मात्रा में हुआ है, स्वास्थ्य मंत्रालय में हुआ है, इस प्रकार कुछ मंत्रालय में ये अनुभव है। तो इस दिशा में प्रयास हो, ऐसा न्यास की भी मांग है कि शिक्षा का पूरा तंत्र चलाने वाले शिक्षा जगत के लोग हो, जिसका शिक्षा का जमीनी अनुभव है। यानी ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, इसका मेरा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी क्या है, सरकारी तंत्र है जो आज का, इसमें उनकी भी कई आवश्यकता है, मजबूरी है कि कल जो पीडब्ल्यूडी में सेक्रेटरी था वो फिर शिक्षा सचिव बन जाते हैं, तो उनके लिए भी चुनौती होती है। और फिर पूरे देश की शिक्षा का संचालन वो करते हैं, तो फिर जैसी शिक्षा जगत की अपेक्षा आवश्यकता होती है उसमें भी कुछ कमी रह जा सकती है। मान लो मुझे किसी ने पीडब्ल्यूडी विभाग में डाल दिया आज, तो मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो व्यवहारिक समस्या है उसकी ओर मैं दृष्टि डालना चाहता हूं कि आईएएस आईपीएस बहुत विद्वान लोग होते हैं, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की हायरार्की है हमारी प्रशासन की, उसमें बार बार स्थानांतर होता है। तो फिर वो शिक्षा विभाग ऐसा है कि उसमें बार बार नए व्यक्ति आने से बात नहीं चलेगी।
अन्याय हो जाएगा शिक्षा का। इस दृष्टि से इस प्रकार के शिक्षा जगत के लोगों की नियुक्ति होगी तो उसमें ज्यादा ये विषय नहीं आएगा, तो फिर एक शिक्षा को स्थायी रूप से अच्छे प्रशासक मिल सकते हैं। जी जी भाई जी। एक वैसा डॉक्टर रंगनाथ तिवारी जी ने पूछा है कि नई शिक्षा नीति में भाषा चयन की सुविधा छात्र को दी गई है, विद्यालय को भी दी गई है और राज्य भी इसमें स्वतंत्र है। तो ऐसे में हिंदी भाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को तो बढ़ावा मिलेगा, परंतु संस्कृत भाषा की उपेक्षा का डर उन्हें लग रहा है। इस संबंध में वो अपना संशय मिटाना चाहते हैं कि उनको नहीं, लगता है संस्कृत। जी ऐसा है कि ये नीति में पहली बार जी मेन स्ट्रीम में संस्कृत को लाया गया है। जी त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को समावेश किया गया है, इसलिए संस्कृत के लिए अवसर बढ़े हैं जी और संस्कृत को कई स्तर पर आगे बढ़ाने की बात इस नीति में कही गई है। ये प्रत्यक्ष की बात है। परोक्ष रूप से संस्कृत कैसे आगे बढ़ेगी कि हमारा प्राचीन ज्ञान, भारतीय ज्ञान को समावेश करने की बात हर स्तर पर इस नीति में कही गई है। तो भारतीय ज्ञान सारा हमारा जो प्राचीन शास्त्र है वो तो सारे संस्कृत में ही है। जी जी जैसा हमने पर्यावरण का पाठ्यक्रम न्यास ने बनाया पहली बार, तो उसमें ये भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने जोड़ना था। तो फिर वेद उपनिषद से इसमें से कुछ मंत्र वगैरह लेना, जोड़ना, ये सब काम था। लेकिन हमारे पर्यावरण के जो विद्वान थे तो वो जानते नहीं थे, न मैं इतना संस्कृत जानता हूँ। तो फिर हमने संस्कृत के विद्वानों का सहारा लेना पड़ा, तभी काम सफल हुआ। तो भारतीय ज्ञान को जोड़ने की जब बात आएगी तो निश्चित रूप से संस्कृत आगे बढ़ेगी, संस्कृत पर सबकी दृष्टि जाएगी। तो इसलिए प्रत्यक्ष भी बात कहेगी और परोक्ष भी संस्कृत आगे बढ़ेगी। और दूसरी एक बात कहता हूँ कि भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की बात है और भारतीय भाषाओं की अच्छी गुणवत्ता भी हमको लानी है, तो बिना संस्कृत नहीं हो सकता है। संस्कृत का आधार ही हमको लेना पड़ेगा। तो इस सब दृष्टि से संस्कृत के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक प्रश्न बार बार आ रहा है, ये अभिभावकों का भी है और स्कूल के मालिकों का भी है कि अभी अंग्रेजी माध्यम का डर सता रहा है। वैसे तो अंग्रेजी माध्यम में बड़ा व्यापार है, दिल्ली में ही हजारों करोड़ का बिजनेस है जो अंग्रेजी सिखाने का चलता है और अनेक छोटे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, वो अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से अच्छी खासी संख्या बटोर लेते हैं और पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। मेरा खुद का भी अनुभव है कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। एक ऐसा भूत खड़ा कर दिया गया है। तो ऐसा उनके सामने संकट हो रहा है कि इस नई शिक्षा नीति से क्या प्राइवेट स्कूलों को नुकसान तो नहीं होगा कि लगातार ये अंग्रेजी भारतीय भाषाओं की बात की जा रही है। इसमें नुकसान लाभ की बात कुछ मात्रा में हो सकती है। इन्होंने गलत लाभ उठाया अंग्रेजी के नाम पर, तो वो गलत लाभ की भरपाई तो कहीं करनी पड़ेगी ना, तभी तो संतुलन होगा। तो इसलिए उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने कोई गलत लाभ उठाया है कहीं से भी, तो मुझे इस समाज में भरपाई करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो दूसरी बात है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो संस्थान दे रहे हैं, जहां क्वालिटी एजुकेशन है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने सिर्फ अंग्रेजी के बोर्ड लगाकर अंग्रेजी के नाम पर बच्चों को लूटने की जिन्होंने बात की है, उनको जरूर नुकसान होगा। लेकिन जो सही रूप में भले ही अंग्रेजी माध्यम में उन्होंने पढ़ाया होगा, उसका मैं अभी कुछ विरोध नहीं कर रहा हूँ। एक प्रवाह चला देश में तो चला, उसमें वो भी प्रवाह में आगे बढ़े, उसमें उनका भी दोष नहीं है कोई। लेकिन अच्छी क्वालिटी होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो क्वालिटी की मूल बात अभी है ना, क्वालिटी की बात होती रहेगी, आगे बढ़ेगी। सिर्फ किसी को आप कोई अलग अलग प्रकार से लालच देकर आगे एडमिशन दिला देंगे और आगे बढ़ने की बात वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस दृष्टि से इसमें नुकसान की बात, इस प्रकार इनका संतुलन होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा अतुल जी आपने, और आपने शायद कहीं उदाहरण भी दिया था कि मेरठ में गुरुकुल प्रभात आश्रम है जो संस्कृत माध्यम से गुरुकुल पद्धति से शिक्षा देता है और उसके बहुत सारे विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं और आईएएस तक भी वो चयनित होते हैं।
तो वास्तव में संस्कृत भी एक बहुत बड़ा माध्यम है और केवल अंग्रेजी का हवा खड़ा करने वाली बात इसमें नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही पिछले सप्ताह ही यूपीएससी का रिजल्ट भी आया, उसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी चयनित हुए हैं। एक डॉक्टर रविंद्र सक्सेना भोपाल से प्रश्न पूछ रहे हैं, बड़ा सामयिक प्रश्न आजकल कोरोना के काल में उनका, कि क्या ऑनलाइन शिक्षा ये जो वर्तमान कक्षागत शिक्षा है उसका स्थान ले लेगी? ये असंभव है। देखिए, अभी एक तो ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग जो थोड़ा आगे बढ़ा हमारे देश में, इसका एक कारण आज ये चीनी कोरोना महामारी एक महत्वपूर्ण कारण है। आज मजबूरी है हमारी, तो इस मजबूरी के कारण ये ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ा आगे बढ़ा है। लेकिन कोई भी बात होती है तो उसको हमने सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, अवसर के रूप में देखते हैं, तो उसका परिणाम सकारात्मक होता है। ऑनलाइन एजुकेशन है वो आज की कक्षा की शिक्षा है, आज की क्लास टीचिंग जो है उनका विकल्प कभी नहीं हो सकता। बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास, चरित्र निर्माण की जो ये बातें हैं, ये ऑनलाइन से नहीं संभव है। वो थोड़ी बहुत तो हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण की कल्पना हम करते हैं बच्चों के, वो ऑनलाइन एजुकेशन संभव है। वो क्लास टीचिंग से ही संभव है और बिना शिक्षक आचार्य वो असंभव है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ऑनलाइन की एक उपयोगिता है लेकिन कई मर्यादा है, दोनों का संतुलन हमने करना पड़ेगा। तो आज की जो आधुनिकता की दुनिया है, नंबर एक, दूसरा कि हमारा व्यापक बड़ा देश है, तो इस दृष्टि से इसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं, कितना मर्यादा में हमने विचार करना चाहिए। टोटल ऑनलाइन एजुकेशन ये संभव असंभव है, कहीं दुनिया में कहीं नहीं है, भारत में नहीं, सबसे विकसित राष्ट्रों में अमेरिका माना जाता है, वहां भी नहीं है। मैं अमेरिका जाकर आया हूँ, अमेरिका के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब देख कर आया हूँ, वहां भी संपूर्ण ऑनलाइन बिल्कुल नहीं है। एक भाई जी पूछा है उन्होंने कि वैसे तो हमारे साथ रवि प्रकाश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेसर हैं एमएनआईटी में। डॉक्टर धीरज केरल से हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है, वर्तमान में तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में यथा समय बदलाव या सुधार नहीं किए जाते हैं, तो क्या शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम में अपडेट का प्रावधान किया गया है? तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने पूछा है। ऐसा है कि सारी शिक्षा में पाठ्यक्रम लेवल पर परिवर्तन की बात कही गई, और जो तकनीकी शिक्षा का एक बड़ा ग्रुप अपना शिक्षा संस्थान न्यास में काम कर रहा है, वो जो पिछले 2016 से उन्होंने चर्चा चिंतन प्रारंभ किया है, 3-4 साल में बहुत अच्छा चिंतन किया है। उसमें काफी एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी के बड़े सीनियर प्रोफेसर, डायरेक्टर्स ऐसे सब जुड़े हैं। तो उन विद्वानों ने जो चिंतन किया ना, उसका प्रतिबिंब शिक्षा नीति में है। जैसे उन्होंने चिंतन किया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का तकनीकी शिक्षा में समावेश होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा में नैतिक मूल्य, पर्यावरण का समावेश होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा में चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास की बात होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा भी भारतीय भाषा में होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा में बच्चों को फील्ड वर्क का, प्रोजेक्ट वर्क का, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए। ऐसी जो सारी बातें की गई है वो इस नीति में सारी बातें का समावेश है। तो मुझे कई बार लगा कि ये विद्वानों ने जो लिख कर दिया वही दे लिया था। तो इस दृष्टि से इस नीति में ये सारी बातें आ गई है और इसके अनुसार आगे के पाठ्यक्रम सारा बनाने की बात भी प्रारंभ करनी चाहिए। मैंने जैसे पहले उल्लेख किया कि गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आज ही मेरा व्याख्यान था सुबह सुबह, तो मैंने ये सारी बातों का वहां बातें रखी है और मैंने विश्वविद्यालय को निवेदन भी किया कि विश्वविद्यालय वहां के प्रोफेसर ये काम शीघ्रता से प्रारंभ करें, क्योंकि ये काम आसान नहीं है करना, साल लग जाएगा, 1-1.5 साल इसमें कम से कम। तो इसलिए वो सारी बातों का समावेश है। भाई जी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, मन तो ये करता है कि लगातार चर्चा करते रहें, समय का भी हमको ध्यान रखना है। और एक अच्छी बात यह कि 35 साल लगभग बाद ये शिक्षा नीति आई है, तो हमारी पीढ़ी के सामने शिक्षा नीति और भावी पीढ़ी के सामने भी शिक्षा नीति का रूप ये है, और एक बहुत बड़ा विमर्श पूरे देश के अंदर इस शिक्षा नीति ने
अपने पिछले 5 साल में भी खड़ा किया, और अब आने के बाद क्रियान्वयन के लिए भी एक बहुत बड़ा विमर्श अब लगातार चल रहा है, संवाद चल रहा है। मैं केवल आपसे कुछ मिनटों में चाहूंगा कि ये जितने हमारे इस समय श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, जो विद्वान देश भर के जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, अनेक शिक्षाविद जगमोहन राणा जी, ओम विकास जी, डॉक्टर पंकज मित्तल जी, जगबीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, जिनका बहुत लंबा अनुभव शिक्षा क्षेत्र का है। तो इस क्रियान्वयन के पक्ष में हम सभी का, जितने हमारे साथ जुड़े हुए लाखों लोग हैं, उन सबका क्या योगदान क्रियान्वयन पक्ष में हो सकता है, और शिक्षा संस्कृति उत्थान के साथ मिलकर हम लोग क्या कर सकते हैं क्रियान्वयन के लिए? ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपने जो कही है कि कोई भी परिवर्तन की बात है, चेंज की बात है, चाहे देश में करना है, विश्व में करना है, समाज में करना है, शिक्षा क्षेत्र में करना है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत कैपिटल आई से ही होती है। इसलिए सबसे पहले मुझे मेरे स्तर पर विचार करना है, इस नीति के क्रियान्वयन के स्तर पर मुझे क्या करना है, मेरी क्या भूमिका है। और जो अभी तक का एक वातावरण था, इसके कारण से जो हमारा मानस बना है, तो उस मानस को भी बदलने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कि देश भर के लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं कुछ अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग इसमें कर रहा हूं, अन्यथा मैं नहीं करता हूं, अनावश्यक नहीं करता हूं। तो वहां से लेकर जो बातें इस नीति में कही गई है कि भी नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी है, बच्चों को चरित्रवान व्यक्ति विकास करना है, हमारा प्राचीन ज्ञान का समावेश हमारी पाठ्य पुस्तक में करना है, ऐसी अनेक बातें जो कही गई है, वो करेगा कौन? तो मैं विद्वान प्रोफेसर जो है उनको प्रार्थना करूंगा कि एक तो इस पर हम लोग चिंतन और कार्य प्रारंभ करें कि कम से कम हमारा जो विषय है, उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि मैं भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर हूं, यानी फिजिक्स का प्रोफेसर हूं मैं। तो फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे भारतीय ज्ञान की दृष्टि से क्या क्या बातें हैं, इसको कैसे हम ला सकते हैं, इसको आज के पाठ्यक्रम में कैसे उनका समावेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी से पहले मानस तैयार करना पड़ेगा, हमारा स्वयं का और हमारे सहयोगियों का, क्योंकि ये नीति देश का मानस बदलने का बहुत बड़ा चुनौती इस नीति के सामने है। जैसे अंग्रेजी माध्यम की आज होड़ लगी है, तो मानस बदलना है। इस प्रकार की शिक्षा हमारी है कि मात्र बस लेक्चर दो, भाषण दो और शिक्षा पूरी हो गई, इस मानस को बदलने का प्रश्न है। तो ऐसा जो एक ये मानस परिवर्तन का एक प्रश्न है। तो इस दृष्टि से इसमें हम जैसे जो शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, कमिटमेंट है जिनका, ऐसे लोगों का एक प्रमुख दायित्व बनता है कि हम अपने से शुरू करके अपने सहयोगी, अपने परिवारों में, जहां जितनी हमारी पहुंच है, उस बदलाव में हम अपनी प्रमुख भूमिका निर्वाह कर सकते हैं क्या, हम की रोल में हो सकते हैं क्या? क्योंकि इतने बड़े देश का ये काम है, तो इसमें लाखों लोगों ने लगना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। और मैं आपको बताऊं कि वातावरण में अनुकूलता है, लेकिन कठिनाइयां है, क्योंकि यहां से जयपुर जाना है तो आसान है, बिल्कुल बहुत बड़ा अच्छा हाईवे है, 6 लेन 8 लेन, आप अपनी गाड़ी से चले जाओ, लग्जरी बसें हैं। ट्रेन में जाना है तो राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनें हैं। आपको और जल्दी पहुंचना है तो फ्लाइट भी आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन जहां रास्ता नहीं है, वहां रास्ता बनाना है और उसको फिर आगे बढ़ना है उस रास्ते पर, थोड़ा कठिन तो होता है। लेकिन जब उस रास्ते बनाते बनाते हम आगे बढ़ते हैं, तो चोट भी लगती है, कांटा भी लगता है, पत्थर भी लगते हैं, गिरते भी है, पड़ते भी है, फिर उठते भी है। लेकिन जब मंजिल पर पहुंचते हैं, तब जो आनंद प्राप्त होता है, वो जिंदगी में कभी और किसी बात में आनंद प्राप्त नहीं हो सकता।
तो ये सृजनात्मकता, क्रिएशन का, रचनात्मकता, निर्माण करने का जो आनंद है, वो आनंद प्राप्त करने का एक हमको अवसर मिला है। इस दिशा में हम सब मानस अपना तैयार करके प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत शीघ्रता से इस नीति के माध्यम से हम देश की शिक्षा और देश को बदलने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे। और वहां तक नहीं है, दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि जो नैतिक मूल्यों की बात है, चरित्र निर्माण की बात है, संस्कारों की बात है, होलिस्टिक अप्रोच की बात है, वो भारत की विशेषता है। हमारे मित्र विदेश विभाग में काम करते थे तो कई देशों में वो प्रवास करते थे, अमेरिका वगैरह विशेष जाते रहते थे, तो मुझे कहते थे कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भाई साहब, वो जब हमारे कोई भगवा कपड़े वाले यानी साधु संत देखते हैं तो उनको तुरंत ले जाते थे यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां भी एक क्राइसिस है। क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। जो आज नंबर 1 के टॉप विश्वविद्यालय है ना, वहां भी वो क्राइसिस है, वो भी उस चैलेंज उनके सामने है, तो क्यों ले जाते थे? तो एक बार हमने मूल्य आधारित शिक्षा पर पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन किया था हरिद्वार में, देव संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो माननीय प्रणव पंड्या जी भी हमारे साथ में उसमें थे, उनके संस्थान में कार्यक्रम है। उसके समापन के बाद माननीय प्रणव पंड्या जी ने मुझे कहा कि अतुल जी ये काम बहुत जल्दी करना है। मैंने कहा क्यों? तो क्या हमारा दुनिया के कई देशों में काम है, तो लोग कहते हैं कि ये वैल्यू एजुकेशन, चरित्र निर्माण की बात, संस्कारों की बात, ये तो आप ही दुनिया को दे सकते हैं, क्योंकि आपका अनुभव का विषय है ये, तो पूरी दुनिया इसका इंतजार करती रही है। तो हमारे देश की शिक्षा का अगर इस प्रकार का हम स्वरूप बनाएंगे तो जिससे भारत प्रकाशित होगा, तमसो वा ज्योतिर्गमय, और भारत प्रकाशित होगा तो पूरी दुनिया को प्रकाश देगा। इस दृष्टि से इस नीति का और इसमें हमारी भूमिका का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसी आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, अतुल भाई जी ने बहुत सारे हमारे जो मन की शंकाएं थी उनका समाधान किया है, विषय को स्पष्ट किया है। राम कथा, हरि कथा, अनंता लगातार प्रश्न आ रहे हैं इस पे, तो इनकी कोई श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। आगे भी हम निवेदन करेंगे कि कोई ऐसी श्रृंखला फिर दोबारा शुरू होगी तो हमारे जो अभी श्रोता सुन रहे हैं उनके लगातार मन में शंकाएं हैं, क्रियान्वयन पक्ष जितना आगे बढ़ेगा उतनी शंकाएं मन में आती जाएंगी। इसलिए हम सभी, जो अतुल भाई जी ने कहा है, सब साथ मिलकर चलें। और जो चांद किरण सलूजा जी ने अपने व्याख्यान में बात कही थी, डॉक्टर पंकज मित्तल जी ने कही थी कि शिक्षक, शिक्षा और विद्यार्थी, इन तीनों की कड़ी के बीच में अभिभावक की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे साथ लखनऊ से मनीषा जैन जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा भी है कि अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो अतुल भाई जी ने स्पष्ट किया है कि हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो एक शिक्षा का, शायद ये दुनिया की अपने आप में अनोखी शिक्षा नीति जो होगी, जो सभी समस्याओं का समाधान पूर्ण कर पाएगी। हमारे साथ माननीय अतुल भाई कोठारी जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार अतुल जी।